CF4 CH3Cl, इनमें डाइपोल मोमेंट बताना है। तो म्यू की वैल्यू अगर देखनी है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके अंदर म्यू कितना होता है, 0। CH4 जो स्ट्रक्चर है कैसा है, सिमेट्रिकल है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा है, अरे सिमेट्रिकल। कौन सा टॉपिक है? डाइपोल मोमेंट ठीक कंटिन्यू डाइपोल ही चल रहा है। जो चल रहा था ना डाइपोल अपना, उसको हमें कंटिन्यू कर रहा हूँ लास्ट क्लास से। ओके, तो जो भी आएगा उसको अब दिख जाएगा आगे से। ये हमने वहां से स्टार्ट किया है। कोई डाउट? नो डाउट। तो ये हमें याद रखना है कि CH4 के अंदर चूंकि सिमेट्रिकल है, इसलिए डाइपोल्स भले ही कार्बन की डायरेक्शन में हों, लेकिन ये सारे डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो म्यूनेट आएगा वो इसका क्या आएगा, 0। म्यूनेट 0 आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। CCl4 में जाहिर सी बात है थोड़ा सा बॉन्ड लॉन्गर वो है भी नॉन क्योंकि पोलर होगा। यस, लेकिन क्या है कि क्योंकि ये हमारे पास फिर से सिमेट्रिकल पोजीशंस में आउटसाइड डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, कार्बन से दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम कार्बन, तो सारे के सारे वेक्टर्स ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल अगर हमारे पास पोजीशंस में अरेंज होते हैं तो अपने आप क्या हो जाएंगे, फिजिक्स के वेक्टर के जो मैथमेटिक्स में जो वेक्टर है उसके अकॉर्डिंग ये म्यूनेट 0 होगा। CF4 में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से इसको भी हम लोग म्यू 0 रख देंगे। CF4 में भी ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। CH3Cl की अगर बात करी जाए तो एक तरफ Cl है, नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ फिर इसके डाइपोल Cl की तरफ डाइपोल होगा। इधर चला जाएगा और यहाँ पे ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसके बाद जो इसका म्यूनेट होगा वो 0 नहीं होगा, ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो Cl की तरफ जाएगी। तो इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो म्यू इज नॉट 0, तो बताओ पोलर होगा कि नॉन पोलर? पोलर होगा। पोलर होगा सर। ये वैसा कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल है तो ये कैसा है, इसके ऊपर पार्शियल प्लस और माइनस के चार्ज होंगे। CH3Cl ओवरऑल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डेविएट करेगा। प्लस वाला जो इसका पार्ट होगा वो माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ ये डिफ्लेक्ट करेगा। ये हमें याद रखना है। तो सर क्या बोला आपने, डिफ्लेक्ट रिपीट करो ना। जैसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल रखा है ऐसे, ये हमारा डाइपोल है, प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्लस वाला जो है वो इधर रोटेट करेगा और माइनस वाला इधर, ये घूम के ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर हाँ CH3Cl सर। रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सिखाया जाता है, बट हम लोग को जरूरत नहीं है। बट डाइपोल का मतलब यही होता है। हाँ, दूसरी में भी आ सकते हो देवांश, नो प्रॉब्लम। दूसरे से भी आ सकते हो। इसमें अगर तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। सर वो CH3Cl में H की तरफ डायरेक्टेड कैसे? अच्छा, उल्टा कर दिया है ना, सी की तरफ कर लो उसको, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सी है ना तो सी की तरफ है ऐसे। और ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, मिनट ऊपर है। इसको सही कर लेना, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सर वो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्या लिखा है? वो ये लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं। मोमेंट का मतलब होता है क्या, बताओ? तो फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में? फिजिक्स में ये है, ये डाइपोल मोमेंट वर्ड जो है, मोमेंट का मतलब होता है कहीं पे रोटेशन जब हो। जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये माइनस प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, समझना है तुम्हें। ये एक डाइपोल है, इसका ये नेगेटिव एंड है, ये इसका पॉजिटिव एंड है। तो बताओ ये किधर रोटेट होगा, किस डायरेक्शन में रोटेट होगा? सर राइट साइड में। क्लॉकवाइज। ये कौन सा वाइज हो गया, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बोलो? तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज ये रोटेट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट हम लोग म्यू इक्वल टू क्यू क्रॉस डी से निकालते हैं। ये सारी चीजें एक्चुअल में 11th
नहीं है, 12th के फिजिक्स में है, चार्ज वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पढ़ने को मिल जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं है, बट नाम की वजह से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट, प्रैक्टिकली मेजरमेंट उसका किया जाता है। जो बच्चे लेट आए हैं वो स्क्रॉल कर दिए, और फिर से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़े। तो अगर वेक्टर सम जो है म्यू नेट अगर 0 आ रहा है, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा, इतनी सी बात याद रखनी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बॉन्ड जो है वो पोलर है तो मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, नहीं। अगर बॉन्ड पोलर है बट उनके वेक्टर समेशंस जो डाइपोल्स के हैं वो 0 हैं, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर भी हो सकता है। इसके सारे एग्जांपल्स तुम्हारे सामने यहाँ पे कुछ कुछ लिखे हुए हैं, कुछ और एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हें अगर बात करना हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, PCl5 देखो कैसा है होगा, याद रखें। देखो अभी तक बच्चे आ रहे हैं, 65 हुए। ये अगर Cl है तो बताओ ये कहाँ होगा, ये इस प्लेन के ऊपर ही होगा, और एक Cl जो है वो हमारा ऊपर होगा, है ना। मान लो वो अंदर की डायरेक्शन में सर है। लोन पे। क्या लोन पेयर बोला क्या मैंने? नो सर। अच्छा, फिर लोन पेयर तुम बोल रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये Cl होगा, PCl5 है ना। तो अब बताओ ये सारे के सारे कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे? ये P और से Cl डायरेक्शन में, ये भी जो है Cl की डायरेक्शन में, ये सारे म्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये भी सिमेट्रिकल है, कैसे लगे हुए हैं, सिमेट्रिकली लगे हुए हैं, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है यहाँ पे, अरेंजमेंट। तो बताओ कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा? इसका यूनिट भी क्या होगा, 0 होगा, इसलिए ये कैसा है, नॉन पोलर। गॉट इट? डन। डायरेक्शन कैसे पता चली, वो हम कल बताया था डायरेक्शन बच्चे। हाँ सर, याद आ गया। हाँ हाँ, जो ज्यादा लेस नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव। एरो रहेगा, हाँ। ये जैसे यहाँ बॉन्ड है, तो फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ज्यादा खींचे हुए हैं ना, ये जिधर इलेक्ट्रॉन खींचते थे उधर ही हम लोग क्या बना देते हैं, इसका एरो का साइज। तो ये डायरेक्शन हम लोग दिखानी है। गॉट इट? अब देखो इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, तो लिखेंगे कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 एंड NH3, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। कैसे कंपेयर करेंगे देखो, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहले नेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। हाँ, उससे पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है म्यू का वो हमें देखना है। ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन वाला है। ये कौन सा वाला है, फ्लोरीन वाला है। सर NH3 ज्यादा होगा डाइपोल। हाँ, अब देखें, अगर हम लोग NH3 के अंदर बात करें तो NH3 में N से एक एरो यहाँ पे चला जाएगा, इसको μ1 मान लिया। इसमें भी N इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये μ2 मान लिया, ये सारे μ2 होंगे। और इनका देखो समेशन होगा, क्योंकि ये ओरिएंटेड है ऊपर की तरफ, और ये म्यू, ये सारे क्या होंगे, एडअप। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा म्यू नेट, है ना। ये हमने लिख लिया इसका NH3। NH3 में देखो नाइट्रोजन के जो डाइपोल है वो तो ऊपर चला गया लोन पेयर की वजह से। N और F बॉन्ड में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका जो μ2 है मान लो वो नीचे है ऐसे। अब ये देखो अपोजिट हो रहे हैं, है ना। ये 3 डायमेंशनली है, फिर भी क्या हो रहे हैं, अपोजिट। तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल एक म्यू अगर यहाँ पे है ऊपर, एक उसका जो है अपोजिट म्यू आएगा, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा हमको, कैंसिल आउट।
म्यू टू डैश मान लिया इसको, तो म्यूनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पहले वाले से कम हो जाएगा, पहले वाले से म्यूनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों का जो है हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो म्यूनेट है वो क्या हो जाएगा, वैल्यू कम। इसकी जो वैल्यू है 0.24 डायोप्टर आती है, डिबाई सॉरी 0.24 डिबाई, और इसका जो है ये हमारे पास 1.47 डिबाई है। तो देखोगे जब जब वेक्टर का कैंसिलेशन हुआ है तो वैल्यू कम हो गई, और जब वेक्टर का क्या हुआ है, समेशन हुआ है, तो वेक्टर की वैल्यू ओवरऑल म्यूनेट की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो यूनिट का डायरेक्शन क्या है? यूनिट का डायरेक्शन यहाँ पे अगर देखना है तो NF3 जो है वो तीनों एक दूसरे में ज्यादा ऐड हो रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ दे देना है तुम्हें। बट इसकी डायरेक्शन ज्यादातर पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यूज वहाँ पे दी नहीं रहती है, तो कभी तुमसे डायरेक्शन की बात करी नहीं जाएगी इस केस में पर्टिकुलर। बहुत जगहों पे करना पड़ता है, बट मेन है कि जो कंपेयर करके वैल्यू को देखना है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में ज्यादातर हम लोग तभी बता पाएंगे जैसे अब हमें पता हो कि एक्चुअल में म्यू वन यहाँ कितना आता है, यहाँ म्यू टू कितना आता है ना, तो हम बता पाएंगे। बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे की तरफ एफ वाला जो है, ये एन और एफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा अच्छा खासा है, 1 का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सिंपली 0.24 डायोप्टर आया है। सर डिबाई डिबाई में आएगा। डिबाई का अगर तुम्हें याद रखना है तो कितना आया था बताओ, कूलम मीटर में कितना कूलम मीटर होता है, याद है? ये भी है कि डिबाई को कन्वर्ट कैसे करते हैं, समझ में आ रहे हो? सुनो, यस तो NF3 वाले में नीचे की तरफ एरो कर दिया और इसमें ऊपर की तरफ एरो कर दिया। एरो यहाँ पे दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत जगह पे तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे इसलिए कर दिया क्योंकि ये तीन जो है एक डायरेक्शन में हमें दिख रहे हैं, और म्यू1 जो है वो ऊपर है। ये नाइट्रोजन का ही लोन पेयर है, तो इतना बड़ा इसका वैल्यू म्यू1 का होता नहीं है, और ये म्यू2 की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन वाले में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नाइट्रोजन की 3.0 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फ्लोरीन की है 4.0, ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस है, और अब काफी बड़ा डिफरेंस है, इसलिए चार्ज सेपरेशन भी ज्यादा होगा। गॉट इट? तो तुम्हें मेनली जो कंपेयर करना है वो कंपेयर करना है तुम्हें हमेशा क्या, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लिया तो तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो करेक्टली तुम डिसाइड कर पाओगे। उसके बाद अगर तुम्हें कंपेयर करना है NH3 में और PH3 में, तो बताओ किसकी ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट, बोलो। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, NH3 की। सिंपल है। क्यों ज्यादा है बताओ? सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। हाँ, आप देखें उसके अंदर अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है ऑलमोस्ट, अब फास्फोरस और हाइड्रोजन का। ठीक है, फास्फोरस और हाइड्रोजन जो है उसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन और इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। बट फास्फोरस और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 0 डिफरेंस है। तो इसका एरो सिर्फ ये वाला आएगा, इसमें बड़ा एरो आ जाएगा म्यूनेट का, इसमें छोटा ही वाला एरो रहेगा। इसके अंदर P और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1। ये पोलर बॉन्ड है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है, बहुत कम पोलैरिटी इसकी तरफ है, और वो फॉस्फोरस की तरफ हल्की जाती है क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट में देखते हैं हम लोग। बट उससे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ। सर डिफरेंस मैटर करेगा या उनकी वैल्यू? डिफरेंस मैटर, डिफरेंस क्योंकि देखो जैसे अभी हमारे पास पीएच है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में ऑलमोस्ट रहेगा, है ना, तो डिफरेंस 0 है। अब अगर बात करें एन और एच की, तो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए इस पे डेल माइनस और इस पे डेल प्लस ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना चार्ज सेपरेट होगा,
और जो म्यू की वैल्यू है वो इस पे ही डिपेंड करती है, Q इंटू डी पे। तो Q इंटू डी होता है, चार्ज पे ही ज्यादा डोमिनेट करती है, डिस्टेंस पे थोड़ा कम डोमिनेट करती है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो इतनी ज्यादा वेरी भी नहीं करती है किसी चीज के बीच में, है ना। बॉन्ड की जो लेंथ है उसकी रेंज जो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो में चलती है ना। मान लो 1.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के अपनी जो बॉन्ड लेंथ हो जाएंगी वो पर्टिकुलर 1.9 एंगस्ट्रॉम या इसके आसपास। तो ये रेंज एक पर्टिकुलर फिक्स है। बट चार्ज क्या है, किसी पे चार्ज जो है हम लोग का अगर बात करें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के आने से हुआ +1e -1e है, ये है जब कंप्लीट चार्ज सेपरेट हुआ, जैसे Na+ में और Cl- में। ये जहाँ पे पार्शियल चार्ज है वहां पे पार्ट चार्ज कितना हो सकता है, 0.25e -0.25e ऐसे करके। तो ये 1 और इनके बीच से भी हो सकता है 0.5। तो ये 0.5, 0.25, 0.75 ऐसे करके आते हैं डिफरेंस। लेकिन जो डिस्टेंस के डिफरेंस होते हैं वो कितने आते हैं, बहुत कम आते हैं, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो हमेशा याद रखना कि चार्ज डोमिनेट करता है, डिस्टेंस जहाँ पे एक जगह डोमिनेट करती है उसका भी मैं तुमको एग्जांपल बताऊंगा। एक एक तरीके का एक्सेप्शनल केस होता है, वो याद रखना है, वो आगे आएगा थोड़ी देर में, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर करके हम लोग बहुत सारे देख लेंगे, तो उसमें क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लिखा है कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O एंड H2S। अब बताओ किसका आंसर होगा क्या। बोलो। सर H2O का ज्यादा होगा। ओके, देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्या है, लोन पेयर्स हैं। तो ये इधर है, ये इधर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी ये इधर जा रहा है, तो इसका एक म्यूनेट आया, ये म्यूनेट 1 मान लिया इसको। सिमिलरली अगर हम देखें H2S के केस में, तो सल्फर है, लोन पेयर्स हैं, हाइड्रोजन है। बताओ ये वाला जो हमारा डाइपोल है इसमें तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा लोन पेयर वाले में, है ना। हल्का डिफरेंस तो होगा, जरूरी है कि म्यू अलग होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है। लेकिन जो मेजर इफेक्ट करेगा वो करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। सल्फर और हाइड्रोजन के अंदर डिफरेंस काफी कम हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा था। तो सल्फर और हाइड्रोजन के अंदर जो ये वाला म्यू है इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम। ये वाले म्यू की वैल्यू क्या हो गई, ये वाले की, सल्फर और हाइड्रोजन वाले की कम हो गई। तो इसका वेक्टर थोड़ा सा कम मैग्नीट्यूड का होगा। इसलिए हमारा जो H2S है उससे ज्यादा हमारे पास किसके अंदर होगा, H2O के अंदर होगा म्यू का वैल्यू। तो H2O इज मोर पोलर देन H2S, म्यू नेट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस से हम सीधे कंपेयर कर सकते हैं। अगर सेम ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं या सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स हैं, जैसे अमोनिया का हाइड्राइड था और फास्फोरस का हाइड्राइड था, वहां कंपेयर किया, ऐसे ही H2O और हमने किसके अंदर कंपेयर किया, H2S के अंदर कंपेयर किया। नो डाउट इजी है और आसानी के साथ याद भी रख सकते हो, क्योंकि यस एक्चुअल सर। में नहीं लानी है सिर्फ। हाँ 0-12 देखो, अरे सिंपल है, जैसे अमोनिया में समझ लिया वैसे इसमें समझ लो। भाई इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो ज्यादा है, और सल्फर और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, कम है। तो बताओ चार्ज सेपरेशन कहाँ ज्यादा होगा, OH बॉन्ड में या SH बॉन्ड में, विच इज मोर पोलर, OH बॉन्ड और SH बॉन्ड, बोलो बच्चे, कौन सा ज्यादा पोलर होगा, OH बॉन्ड और SH बॉन्ड, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड। अगर हमारा OH बॉन्ड पोलर है, देखो ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.5, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, तो डिफरेंस इसका ज्यादा है। सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.6 के आसपास होती है, हाइड्रोजन की होती है 2.1। यहाँ पे डिफरेंस 0.5 का है, और यहाँ अगर देखो, देख के बताओ कितना डिफरेंस है, 0.9 प्लस 1.4 का, 1.4 का डिफरेंस। तो ये जो वेक्टर है ये वाला, ये जो नीचे वाला वेक्टर, नीचू वाला, ये वाला वेक्टर क्या है, इसमें थोड़ा ज्यादा वैल्यू रखता है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें इसका एडिशन, क्योंकि ये देखिए एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं सारे, ये जो समेशन देगा वो बड़ा देगा, ये कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, ये वाला कंट्रीब्यूट कम करेगा। तो ये दोनों में हम लोग ने डिफरेंस देखा।
इसका जो म्यू नेट का मैग्नीट्यूड होगा डैश जिसको माना है उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, और म्यू नैट डबल डैश इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं दे रहा हूं मैं, लिखी रहती हैं, बट क्योंकि उनको याद रखना मुश्किल है और याद रखने से कोई फायदा भी नहीं है अल्टीमेटली। वो वैल्यू ऐसे तो तुमको याद रहेंगी, कम ज्यादा होती, कितनी होती है ये बहुत मुश्किल है याद रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल डेटा है, उसको याद रखने का कोई स्पेशल बेनिफिट मिलेगा नहीं। सिर्फ कंपेयर करो और ध्यान रखो किस तरीके से समझाया है। तो यहाँ डेल प्लस इस पे जो आया वो थोड़ा ज्यादा, इस पे जो डेल माइनस आया वो थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे डेल प्लस कम है, यहाँ पे डेल माइनस कम है, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी ज्यादा है ये वाली, यहाँ पोलैरिटी कम है। तो अगर इसके अंदर म्यू वन यहाँ लिखते और यहाँ म्यू टू, तो म्यू वन और म्यू टू में म्यू वन की वैल्यू थी बड़ी, इसलिए ओवरऑल म्यू नेट पे जो है इसने क्या किया, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया, इफेक्ट डाला उसके ऊपर। ठीक है, यस सर, लिख लिया। क्लियर। अब देखो डाइपोल मोमेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें भी देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कैसे देखोगे, देखो बताओ बेंजीन रिंग के अंदर जो डाइपोल होगा वो कितना होगा, बोलो इसका म्यू कितना आएगा। 0 सिमेट्रिकल। हाँ, क्योंकि सिमेट्रिकल है और हमारे पास डेल्टा आई एन भी। हाँ, यहाँ जब भी डाइपोल मोमेंट सॉल्व करोगे तो उनकी वैल्यूज क्या आएंगी, जीरो। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जब होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तो वैल्यू जीरो है। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे आता है, देखो यहाँ पे समझो कितनी आसानी से जीरो आएगा, देखना अभी। बताओ सब कहीं पे एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब होता है, सर वो खुशबू वाले परफ्यूम में रहता है। हाँ, एरोमेटिक का मतलब एक तो एरोमा जो है इनके अंदर होता है, स्मेल होती है इसलिए एरोमेटिक बोलते हैं। दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन जो है वो पढ़ोगे, कंडीशन क्या होती है, इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए, रेजोनेंस इसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेजोनेंस। कितना रेजोनेंस होना चाहिए, हकल्स रूल से मिलेगा, ये आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। सर ऑर्गेनिक में है ना? हाँ, नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स आएंगे उसमें पढ़ेंगे, या जीओसी के अंदर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्लेनर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बोलो प्लेनर। सारे के सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, sp2। समझ आ रहा है। बताओ ये जो कार्बन हाइड्रोजन है इसमें डाइपोल किस डायरेक्शन में होगा, बोलो ऐसे नीचे, इसके अपोजिट यहाँ पे है डाइपोल कि नहीं, ये सामने सामने वाला कैंसिल करेगा कि नहीं एक दूसरे को, बोलो। ये sp2 यस। हटा देता हूं, ये हम लोग को यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। ये ऐसे इसको भी कटेगा, ये इसको काटेगा, बोलो कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं सारे डाइपोल, ये जो छोटे छोटे वाले म्यू और है सब कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं। जब ये कैंसिल हो रहे हैं तो ओवरऑल जो हमारे पास म्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जब भी मिलेगा किसी भी एरोमेटिक में, तो सारे के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अनसब्स्टिट्यूटेड है जब तक सर कि, जो अंदर वाले हैं वो कार्बन कार्बन है इसलिए जीरो होंगे ना पहले से। हाँ उनके अंदर तो हम लोग मानेंगे कि जो डाइपोल है वो है ही नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या है, सब सेम है, sp2 है। जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे कार्बन की क्या है, सेम है, सब कैसे हैं, sp2। सब हाई कैसे हैं, रेजोनेंस के अंदर हैं, सारे के सारे कैसे हैं, सिमिलर हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर जो एक्चुअल होता है वो कैसा होता है, याद आया, हाँ सर। हाइब्रिड होता है ना। तो अगर हाइब्रिड होता है तो हमारे सारे कार्बन सेम है, उसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है, हमें डाइपोल को कैंसिल आउट करना है। तो सबके लिए क्या है, एक ना एक चीज मिल रही है, इसके लिए नीचे मिल रहा है ना, इसके लिए सामने मिल रहा है, इसके लिए उधर मिल रहा है, इसके लिए नीचे मिल रहा है। तो बताओ म्यू जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो सिमेट्रिकल अगर मिल गया तुम्हें तो सीधे सीधे वैल्यू कितनी डालोगे, बोलो जीरो डालोगे। सर पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला पॉइंट लिखना है।
जो भी लिखना है लिख सकते हो, अम्बिन से इसमें जितना भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखने के लिए लिख सकते हो। बट बात ये है कि जो ये पूरा जो है तुम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ने को मिलेगा आगे चल के। नोट करना है नोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हिंट केवल है कि ये सब पढ़ना है, हकल्स रूल फॉलो होगा इसमें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो डेटा तुम्हें आगे मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसमें डिफरेंस क्या था, क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। सर ये अलग से क्यों किया, इसमें कुछ अलग होगा ना? मतलब इसमें ये एच छुपे रहते हैं ना, इसलिए। इसके और भी एग्जाम्पल्स है ना, एक ही नहीं है, अभी बहुत सारे हैं। अब देखना, अगर हम बात करें कि जो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर बात करें, जैसे हमने यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लिया और इसमें लगा दिया Cl, ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट बताओ कितना होगा, क्या जीरो होगा या म्यूनेट नॉन जीरो होगा? नॉट जीरो। नॉन जीरो होगा, क्योंकि कार्बन और Cl में Cl की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, तो यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू म्यू की आ जाएगी। इस तरीके से अगर हमने जो है इसके अंदर CH3 लगाया, तो बताओ किस डायरेक्शन में म्यू होगा? यूनिट जीरो नहीं होगा। लेकिन ये वाला कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका रेरो रहेगा। छोटी छोटी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारे पास एरोमेटिक, sp2 की ज्यादा रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ sp की सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 सर पर कैसे? अगर 2 Cl लगा है तो उनकी पोजीशंस हाँ, पे डिपेंड करेगा ना। तो वही बताने जा रहे हैं आगे ना। जैसे कि यहाँ पे अगर ये जो पॉइंट है ये उसी का है, अगर हमारे पास डाई क्लोरो या डाई हेलो या कोई दो सब्स्टिट्यूशन है, इसके रेस्पेक्ट में जो पहला सब्स्टिट्यूटेड होता है इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ये वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं बोल रहा हूँ, ऑर्थो। ये वाली जो पोजीशंस हैं एक छोड़ के जो है दूसरे नंबर पे, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये हमारा रेस्पेक्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड, या ऐसे कह सकते हैं इसके रेफरेंस से हम देख रहे हैं। और इसके जो अपोजिट होता है इसको बोलते हैं पैरा। ये पोजीशन के नाम है, डिफरेंट पोजीशंस, different positions in substituted benzene ring। समझ में आ रहा है? क्या क्या नाम है बताओ? जस्ट बगल वाले का नाम क्या होता है? ऑर्थो। एक छोड़ के जो बीच में पोजीशन होती है उसका नाम क्या होता है? मेटा, दोनों तरफ। और जो सबसे अपोजिट होती है उसका नाम क्या होता है? पैरा, याद रखना है। हाँ, आईपीएससी पढ़ लिया है क्या? तो पढ़ तो याद होगा फिर। सर आईपीएससी नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है। नहीं, हाँ आईपीएससी नोमेनक्लेचर में भी आएगा ये, ठीक है। फिर ऊपर का लिखना है। ओके, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एटम के लिए हम लोग बोलते हैं ना, ये sp2 ये हाइब्रिडाइजेशन। आया था ना, अरे तुम भूल गए हो, लेकिन पढ़ाया था मैंने। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन टू एस करेक्टर, याद आया? हाँ सर। एस करेक्टर किसका ज्यादा है? सर वो तो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए बता, हाँ। उसको ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, यस सर समझा। है ना? एस करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। भाई अगर हमारे पास दो एटम्स हों और वो दोनों एटम्स जो हों वो सेम हों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने के लिए हमें परसेंटेज एस करेक्टर देख लेना चाहिए, है ना? कई तरीके से हम लोग देखते हैं। ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। नोट हो गया? आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ बचा है नोट करने को? बोलो बोलो। डन सर। ओके,
तो ये पोजीशन समझ में आई, आर्थो मेटा पैरा। अब एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग ले आ रहे हैं देखो, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ Cl लगा है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे भी Cl लगा दिया। इसका नाम क्या होगा? ये क्योंकि इसके पैरा पे लगा है, इसका नाम होता है पैरा डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो लगे हैं। और और इसमें पैरा थोड़ी डाला है, और तो सर पैरा। ऑर्थो पे भी है ना। ऑर्थो, और इसका नाम क्या आया? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब अगर मुझे यहाँ डाइपोल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखना। बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? तो रिंग के हेड पे उसको क्या बोलते हैं पोजीशन? ये वाला? यस सर। उसके नहीं, ये तो रिस्पेक्ट में हम पैरा वगैरह बोल रहे हैं ना। हाँ, ये तो हमारा हो गया अच्छा। रेफरेंस, ये पहले लगा था। इसके बाद देखो, इसीलिए बताया ना, इससे कंपेयर करो, इससे समझ आ रहा है। ये Cl लगा हुआ था, अभी तक इसको सिर्फ क्लोरोबेंजीन बोल रहे हैं। इसका नाम क्या है? क्योंकि सारी पोजीशन क्या है, सिमेट्रिकल, कहीं पे Cl लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा? अभी जब पहला लगाना है नहीं ना, तो क्लोरोबेंजीन बोलो। अब जब दूसरा Cl आएगा ना, तो बहुत ज्यादा हमारे पास जगह है, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली। अब कहाँ पे लगा रहे हो उसके हिसाब से नाम बदल रहा है। अगर जस्ट बगल में लगाए 1 पोजीशन पे तो क्लोरो बोलेंगे। अगर हमने पोजीशन जो है एक छोड़ के लगाया तो क्या बोलेंगे, बोलो बोलो। मेटा। क्लोरो, एम लिख देते हैं, मेटा क्लोरोबेंजीन। और अगर हमने डाइक्लोरो है एक्चुअल में, और अगर हमने यहाँ पे बच्चों ऐसे कर लिया तो इसका नाम क्या होगा बताओ? पैरा बेंजीन। तो ये तीनों हैं एग्जांपल, इसके ऊपर काम कराना है मुझे। अच्छा, अगर बताओ इसका वैल्यू म्यू है, इसका जो हमने डाइपोल मोमेंट दिया वो म्यू दिया, तो इसका μ1 की वैल्यू कितनी आएगी म्यू के टर्म्स में? तो वेक्टर समीशन करना पड़ेगा। बताओ कैसे करोगे? क्वेश्चन वापस बोलो ना। सर म्यू क्या है? म्यू इस, अगर मेरे पास जो पहला है ये वाला, सिर्फ जिसमें एक Cl लगा है, अगर इसका डाइपोल मोमेंट हमने म्यू दिया है, तो नीचे वालों का हमें डाइपोल मोमेंट म्यू के टर्म्स में निकालना है। तो √3 म्यू। हाँ, फिजिक्स लगानी है। देखो, ये हमारे पास जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी दी हमने? इसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया? म्यू। तो हमें निकालना है इनका डाइपोल मोमेंट्स। ये तीनों जो दिए हैं, इनको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। इनके डाइपोल मोमेंट्स निकालने म्यू के टर्म्स में। तो भाई जब एक Cl लगा होता है, बताओ सारा का सारा डाइपोल किस वजह से आ रहा है? व्हाट इज Cl की वजह से। ये वाले बॉन्ड की वजह से। तो इतने की वैल्यू कितनी है? म्यू। अब इसमें देखो, ये वाला फिर भी क्या होगा? म्यू होगा, और ये वाला भी क्या होगा? म्यू। रिजल्टेंट कितना आएगा? ये एंगल बताओ कितना है? ये एंगल कितना है? कितने एंगल पे लगे हैं ये दोनों? 60 डिग्री। बोलो, एक म्यू ऐसा, एक म्यू ऐसा। ये वाला एंगल कितना तो आएगा? बाकी के हाइड्रोजन नहीं है क्या? अरे बाकी के हाइड्रोजन जो है वो इसको इसलिए अफेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इसका और इसका पूरा एक साथ देख के हमने बताया, उसके अंदर म्यू आया है। अच्छा, वैसा म्यू है, ओके। नहीं करेगा, हाँ, वो ओवरऑल वैल्यू है। ये वाले का तो कैंसिल हो रहा है ना, और इनका जिनका कैंसिल नहीं हो रहा है, इसमें इसका इसका रिलेट करके म्यू आ रहा है। इसका रिजल्टेंट है वो, समझ रहे हो कि नहीं? इस सामने वाले का और इसका रिजल्टेंट है। भाई यहाँ पे जब म्यू निकाला होगा तो ये इसको भी तो मिलाया होगा उसमें, कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और Cl, इसका मिला के आता है वो। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इजी करने के लिए उसको डायरेक्ट लिखते हैं कि इसके सामने वाला उसमें कंसीडर्ड है। एक्चुअल में जो इसका म्यू आया है वो ये वाला, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? कंसीडर्ड है। इसको और इसको मिला के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट हम बोलते हैं कि इसकी वजह से म्यू आया। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वाला, और ये वाला जो कार्बन और Cl है, इनको मिला के दोनों का कितना आता है? म्यू। बोलो, अभी कोई डाउट बचा है इसमें? नो ये सर। किसी को डाउट होगा इसमें कि सर नीचे वाला है छोड़ दिया क्या आपने? तो इसका और इसका रिजल्टेंट ही तो म्यू है। लेकिन उसको ऐसे नहीं लिखते, उसको डायरेक्ट ऐसे लिखते कि भाई हमें पता है कि Cl लगा है, मतलब
यहाँ पे जो h है वो तो है ही, ये वाला h सब्स्टिट्यूट करके CL लगाया, इसके पूरे का म्यू आ रहा है। मतलब एक CL अगर लगाते हैं तो उस पर कितना आता है, म्यू। अब अगर एक CL लगाने पे म्यू आ रहा है, तो अगर दो पैरा पोजीशन पे या आर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे लगा दिया तो कैसे आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है आर्थो पोजीशन। तो ये वाला एंगल देखो कैसे आता है, बताओ। ये जो अंदर के एंगल्स हैं, ये कितने एंगल्स हैं, ये वाले 60 डिग्री है कि नहीं है। यस सर 60। हाँ ये कितना होगा 60, या सिंपल ऐसे कैसे बता मान सकते हो। लिया, हाँ ऐसे कैसे 60 मान लिया? अच्छा चलो मैं सिखा देता हूँ। सिमेट्रिकल है ना, सो सारे हेक्सागन का ये। बॉन्ड्स इक्वल होंगे ना ऑलमोस्ट। अच्छा रेगुलर हेक्सागन है सर। हाँ और क्या हाँ रेगुलर क्या हाँ फिर ठीक है, फिर रेजोनेंस ठीक है। से सब सिमेट्रिक इक्वल की हो है गया तो। ना। हाँ 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 हाँ, रेगुलर हो गया हेक्सागन, हो गया, समझ गया समझ गया। समझ गए ना। जो नहीं आया तो इधर देख लो, ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागन होता है। ये लिख देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। अब ये जो है जब 6 भागों में इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। हाँ 60 आएगा। एक तरीका ये है, बाकी वो तरीका जो बताया था वो ये था कि हमको एंगल याद था, ये वाला 120 सबको याद रहता है, बेंजीन रिंग में रिंग ये 120 आता है। और किसे भी देख लो, मैथमेटिक्स सिंपल सी है और 60 डिग्री एंगल आना है। ठीक है, कोई डाउट। नो सर। बता दूंगा। अब 60 सर डिग्री पे फ्रो म्यू लगे हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, √3 इंटू म्यू। यस इसको अगर करने का देखना है तो ऐसे देख सकते हो, एक म्यू और दूसरा म्यू 60 डिग्री। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, जो आर वाला फॉर्मूला याद कराया गया होगा। रिजल्टेंट वेक्टर यस सर। तो ये मैं म्यू के टर्म्स में लिख दे रहा हूँ, ये याद रखना, कॉस थीटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है और आंसर लाना है। म्यू और म्यू 2 दोनों की वैल्यू म्यू है। आर वेक्टर वाला जो फॉर्मूला लगाते थे वही यहाँ पे लगाना है। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कितनी होती है, √3। 1/2 1/2। तभी तो √3 निकलेगा जब यहाँ पे 3 म्यू स्क्वायर बनेगा। कितना आएगा, √3 इंटू म्यू। तो ये याद आया सबको, ऐसे किया होगा बहुत बार फिजिक्स में। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इस वाले का बताओ कितना आंसर आएगा। ये रिंग का जो सेंटर है वहां से देखना है, कितना एंगल आएगा बताओ, ये वाला एंगल। 120। सर 120 डिग्री। हाँ ये कितना आएगा, सर 120। म्यू आएगा इसका। 180 डिग्री पे अगर है तो ये इसका रिजल्टेंट भी कितना आएगा, म्यू। कितना आएगा म्यू इसका, म्यू 2 जो है वो कितना आया, म्यू 1 जो है वो कितना आया, √3 इंटू म्यू। और सबसे लास्ट वाला जो है ये कितना आया, 0 सर 0। हाँ ये कट गया, सब कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गया। एंगल 60 पे है, हाँ 120 सर। ऐसे। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, हम क्वेश्चन पूछता है कंपेयर डाइपोल मोमेंट्स ऑफ, ठीक है, ऐसे लिख देगा। अब देखो अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करोगे। सर फर्स्ट एंड लास्ट 0 और बाकी दोनों अभी हमने कैलकुलेट किए हैं तो हाँ वो बिल्कुल करें, ऐसे लिखा है। इसका नंबर दे देगा 1 2 3 4 5, इस पे ऑप्शन बना देगा। मान लो इसने लिखा ऑप्शन 1, 1 इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 3। ऐसी अजीब सी चीजें लिखेगा जो गलत होंगी, है ना। उसके बाद ऑप्शन 2 एक लिख लेगा, 1 इज इक्वल टू 4, और फिर लिखेगा इज लेस देन 2 इज लेस देन 3 इज देन 5, ऐसा कुछ। उसके बाद ऑप्शन 3 आपका लिख देगा 1 इज इक्वल टू 4 इज लेस देन 2 इज इक्वल टू 3 इज लेस देन 4 ले लिया 5, ठीक है, ऐसे लिख दिया।
और ऑप्शन 4 लिख दिया, 1 2 3 4 जो भी है 5। देखो कोई ऑप्शन मैंने सही लिखा है क्या इसमें से? एनी ऑप्शन इज करेक्ट? चेक करके बताओ। सर आप ऊपर ले सकते हो 2 मिनट, वो पहले वाला स्लाइड देखना। ठीक है, उसको भी दिखा देता हूँ। फिर ये ऑप्शन सर वाला ऑप्शन 3 करेक्ट है। करेक्ट है ना? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आसान होता है सवाल, किसी को नहीं समझाए तो पूछ लेगा। कहाँ से देखना है बताओ तुम्हें? सर नीचे थोड़ा सा। ओके, ये वाला? सर उससे नीचे है। अच्छा, यस सर, रेगुलर। ये ऊपर ऊपर। हाँ, कॉन्सेप्ट समझो इसका। अब अब समझ आ रहा है? बोलो, टफ है क्या? आसान है ना? हाँ सर। डन सर। हो गया। सर 1 मिनट, वो ऑप्शंस देगा। ये कुछ लिखना है इसमें बीच में जो है? नहीं सर। सर हो गया। हो गया ना? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। ओके, आगे बढ़े। डन। अब देखो, कभी कभी क्या होगा, देखो जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया, तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ लगाया है, तो अगर इथाइलिन का स्ट्रक्चर देखें, ये कौन सी गैस है बताओ? कौन सी गैस है ये? एथिलीन। लीन बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं? ये आईयूपीएसी नाम है, इथीन। इथीन इज द आईयूपीएसी नेम और इथाइलिन इज द कॉमन नेम। एथिलीन इसको बोलते हैं नॉर्मली। एथिलीन ये है। बताओ एथिलीन में ये दोनों किस कार्बन, दोनों कार्बन का चलो बताओ हाइब्रिडेशन क्या है? सर sp2 sp2। sp2 अच्छा बताओ, अगर ये sp2 है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो sp2 है। हाँ सर। ऐसे। अब बताओ, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो फिर इसमें गारंटेड जो है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसके अलोंग वाला p ऑर्बिटल लिया गया होगा। हाँ तो अगर मान लिया हमने इसका s px और py लिया है, इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा? s px और py, क्योंकि अगर हम px को इसमें नहीं शामिल करेंगे तो इसके डायरेक्शन में नहीं आएगा ये। तो px py अगर ले लिया तो ये प्लेनर हो चुके, और इन दोनों का pz ऑर्बिटल जो है परपेंडिकुलर वाला, उनके बीच क्या होगी? पाई बॉन्डिंग। तो ये हमें पता चलना चाहिए कि ये जो pz है और इसका जो pz है, इनके बीच क्या हो रही है? यहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो रहा है, अगर हमने s px और py यहाँ पे लिए हैं।
दूसरा हम क्या कर सकते थे, एस पी एक्स और पी जेड ले लेते तो पाई बॉन्डिंग पी वाई के बीच होती, बिकॉज हमने वही वाला छोड़ना है जो दोनों में कॉमन हो। क्या बताओ, ऐसे हो सकती है? एक के लिए पी वाई छोड़ दिया, एक के लिए पी जेड, बताओ हो पाएगी क्या पाई बॉन्डिंग? पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं पॉसिबल है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो है सेम इनके अंदर हमें छोड़ने पड़ेंगे। इसके लिए पीजेड छोड़ा तो इसके लिए भी पीजेड छोड़ा। अगर ये पीजेड छोड़ दिया, बताओ क्या इस मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ से रोटेट करेंगे तो पूरा रोटेट होगा कि आधा? अगर कहाँ ये से रोटेट करेंगे? यहाँ से पकड़ के बोलो, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को हम घुमा रहे हैं, पकड़ लिया, इसको घुमाया, इसको रोटेट करना है। यहाँ से पकड़ा, ये दोनों एच से पकड़ा इसको, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं। इन हाँ दोनों सर। हाइड्रोजन को पकड़ा, घुमाया, पूरा घूमेगा कि सिर्फ इधर वाले दोनों कार्बन घूमेंगे? ये यहाँ पे सर लॉक, आधा ही घूमेगा ना। पूरा घूम जाएगा ना, ये लॉक्ड है। कैसा है यहाँ पे, ये लॉकिंग समझ में आ रही है कि नहीं तुम लोग को? ये इसने लॉक किया है कि सर नहीं? मतलब घुमाया। हाँ रोटेट, सर। तो रोटेट करोगे पूरा रोटेट होगा। जब कभी भी पाई बॉन्ड आ जाएगा ना तो रोटेट नहीं होता है। पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या नहीं होगा, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। कैसा, सिर्फ इधर वाले पार्ट का पूरा रोटेट होगा। अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है ऐसे, देखना, तो लॉकिंग नहीं है, तो लॉकिंग नहीं है। अब यहाँ पे अगर सिग्मा बॉन्ड है और लॉकिंग नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस CH3 को रोटेट कर सकते हैं। ये सब आइसोमेरिज्म में तुम लोग को पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सर हम वो अगर, कन्फर्मर्स होते हैं ना? हाँ कन्फर्मर्स पढ़ना है तुम लोग को, तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये यहाँ से रोटेट हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में जाएगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये पढ़ेंगे, लेकिन तुमको इस पे भी नहीं जाना है। तुमको सिर्फ याद रखना है, अगर पाई बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में तो वो लॉक हो जाते हैं, फिर हम उनको घुमा नहीं पाएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब भी लॉक हो जाएगा, फिर भी नहीं घुमा पाएंगे। समझ गए? तो बताओ क्या ये रोटेट हो पाएगा? नो नहीं। सर। अच्छा बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो आपस में मर्ज भी तो होगा। तो ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये बताओ एक प्लेन पे है कि नहीं? पूरा पूरा प्लेन पे है, ये पूरा प्लेन पे है। और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो आपस में क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस पे। ये जेड एक्सिस पे है, ये भी कहाँ है, जेड एक्सिस पे है। ये पाई इलेक्ट्रॉन है। चलो पाई बॉन्ड भी यहाँ बना दे रहा हूँ, लेकिन तो जो समझ में नहीं आया, रोटेशन नहीं होगा मतलब क्या बोल रहे हो आप? जब किस चीज जैसे का रोटेशन? इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, हाँ सर। ठीक है? तो बताओ, सिर्फ ये समझो, इन दोनों हाइड्रोजन को अगर तुमने पकड़ा है, हाँ एक प्लेन पे है कि नहीं? सारे सारे एटम्स किस पे हैं? प्लेन पे है सर। प्लेनर है। अब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। अगर मैं इन दो हाइड्रोजन को एक साथ पकड़ता हूँ और रोटेट करता हूँ, क्या सिर्फ इतना पार्ट रोटेट होगा या पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होगा? बताओ। तो पूरा मॉलिक्यूल हो जाएगा। हाँ, तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे लॉकिंग है। यहाँ पे क्या है, लॉकिंग। यहाँ डबल सर बॉन्ड। बस अगर पाई बॉन्ड नहीं होता तो पाई बॉन्ड नहीं होता तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? याद रखना, फिर लॉकिंग नहीं होती, रोटेट हो जाता है, याद रखना है ये। अगर यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसके मतलब वो जो हाँ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके अराउंड वो घूमेगा अगर पाई वाले बॉन्ड नहीं सारे, है हाँ तो। सारे घूमते हैं। इनका जो है अपने आप में पोजीशंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। यहाँ से फिर ये प्लेन इधर, पे भी नहीं रहेंगे ये लोग। हाँ ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उनको कन्फर्मर्स में पढ़ा जाता है, ठीक है? ओके तो सर समझा। क्लिप्स है और स्टेगर्ड है, तमाम तरीके की चीजें हैं, स्टीरियो आइसोमर्ज में पढ़ना है। लेकिन जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि अगर पाई बॉन्ड आया तो ये पूरा मॉलिक्यूल हमेशा एक साथ चलेगा। एक साथ चलेगा तो बताओ, इसका कुछ अलग से जो है पोजीशन वगैरह हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे बोलते हैं कि ये लॉक रहता है। अगर ये लॉक रहेगा तो उससे फायदा क्या हो रहा है, ये दोनों क्या है, एक प्लेन पे हमें दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, एक प्लेन पे ये दिख रहा है। अगर जिस प्लेन पे हाइड्रोजन होगा उसी प्लेन पे हाइड्रोजन होगा, जिस प्लेन पे हाइड्रोजन उसी प्लेन पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, क्योंकि अगर पीजेड यूज हो गए तो एस पी एक्स पी वाई इधर भी यूज करने पड़ेंगे, एस पी एक्स पी वाई इधर। तो ये जब एक प्लेन पे आया तो इधर वाला भी एक प्लेन पे आएगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल भी कैसा आएगा, एक प्लेन पे। और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो प्लेन के क्या है,
परपेंडिकुलर, कितने लोग को दिख रहा है ये? यस सर, देखिए ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नोडल प्लेन क्या है? मॉलिक्यूलर प्लेन इज द नोडल प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन इज द नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोग को ये चीज समझ आई? जो पाई यस सर, इलेक्ट्रॉन, समझा। इसके नोडल प्लेन यही होंगे ना। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलर जगहों पे मिल रहा है, तो इस प्लेन पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये जो पाई बॉन्ड है वो हमने यहाँ पे ये ऐसे सिलेंड्रिकल तरीके से लोब से दिखाया है। ये इस प्लेन पे नहीं आ रहा है, इस प्लेन पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं। तो ये पूरा जो प्लेन है हमारा मॉलिक्यूल का, ये क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन फॉर द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसकी डायपोल मोमेंट में बात क्या होगी वो हम करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। डायपोल मोमेंट इसमें भी आता है और बहुत अच्छे से आता है, इजी भी है और समझ में भी तुमको आएगा, नो प्रॉब्लम, जल्दी से। हाँ सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर थर्ड वाला है बच्चे। देखो सिखा देता हूँ कैसे आया था। मुझे लगा कि तुम लोगों ने खुद से कर लिया है, मैं भूल गया उसको समझाना। देखो देख लो फिर से। इसका म्यू कितना है बच्चे? 0। इसका म्यू म्यू है, इसका म्यू म्यू मान लिया। इसका म्यू कितना आएगा फिर? 120 डिग्री पे लगा है, कितना आएगा म्यू? इसका म्यू कितना आएगा? मैग्नीट्यूड की जब कभी भी क्वेश्चन पूछे ना तो मैग्नीट्यूड पूछता है, डायरेक्शन को भूल जाना है। इसका म्यू 0 है और इसका म्यू 60 डिग्री पे लगा है, तो कितना है? सर तो डायरेक्शन नहीं देखते? डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड। फिर तो तुम बोलोगे कि सर ये दोनों अलग अलग है ना, यही पूछना चाहते थे क्या? हाँ सर वही उसमें। हाँ सर समझे। नहीं, मैग्नीट्यूड क्या देखना है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, जब वो डायरेक्शन फिजिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। पानी में डालने पे क्या होगा? पानी में डालने पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। अगर उसके अंदर चार्ज सेपरेशन सेम है तो पानी में सेम काम करेगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो डायरेक्शन यहाँ पे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, एक सोल्यूशन फेज में एक लैबोरेटरी काम हो रहा है, ठीक है, चीजों को मिक्स वगैरह कर रहे हैं। फिजिक्स में क्या होता है, मार धाड़ होती है, लड़ाई होती है ना, फोर्स वगैरह लगते हैं, तो उसमें जरूरत हो जाती है डायरेक्शन की। फिजिक्स जो है वो, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो फिजिकल प्रोसेसेस पे है। केमिस्ट्री का जो है वो हम लोग अंदर की चीजों पे बात कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों पे। तो ये डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। हाँ सर वो इतना स्मॉल स्केल पे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। हाँ, मतलब वही, अब तुम सॉल्यूशन के अंदर काम कर रहे हो तो वो अपना काम चलता रहेगा, उसमें उसमें जो है चार्ज सेपरेशन की बात ज्यादा हो रही है। और इसमें हमारे पास जैसे अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल नहीं रहता हमारे पास, कितने रहते हैं? 1 मोल। तो बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है मैग्नीट्यूडल होती हैं। यहाँ पे जितना काम हो चुका है उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। सर ईथीन में जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वहां सिर्फ एक CH3 को घुमाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, किसमें? एथेन में? हाँ सर, इथाइलिन में। इथाइलिन में? इथाइलिन में तो भाई वहां पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो फ्री नहीं है, उसके साथ में पाई बॉन्ड भी तो है। वहाँ नहीं सर, C2H6 में। C2H6 में इथेन घूम, C2H6 में घूम हाँ जाएगा। इथीन, सॉरी। इसमें फ्री रोटेशन हो सकता है, यहाँ पे लॉकिंग नहीं है ना। यहाँ सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है तो लॉक नहीं होता ये। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है ये घूम सकता है, ये इसको हम घुमा सकते हैं पूरे को। पाई बॉन्ड होगा तब लॉकिंग होगी, तब रोटेशन फ्री नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड में घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में घूमेगा। सिग्मा बॉन्ड में हम रोटेट कर सकते हैं, समझ रहे हो? ये रोटेट हो जाएगा, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इसको फिक्स करके इसको रोटेट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है पाई बॉन्ड में, उसमें है फिक्सिंग, उसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉकिंग हो जाती है।
ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी, अब अगर मैं इसको भी घुमाऊंगा तो साथ में ये भी घूमेगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज तो ये वाला भी क्या है, साथ में पूरा मॉलिक्यूल घूम जाएगा। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, कौन सा, प्लीज लिटिल डाउन, कौन सा वाला क्वेश्चन बता रहे हो? क्वेश्चन तो अभी वही कराया सर ना। सर वो सेंटेंस नहीं लिख रहा था सर। क्या लिखा है आपने? कौन नोडल सा? प्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर प्लेन इज द नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो सर। pi electrons. Molecular plane is the nodal plane of pi electrons. सर वो दोनों एक ही पाई बॉन्ड है क्या? हाँ, ये एक ही पाई बॉन्ड है ना। ये लोब है, ये लोब जो है दोनों मिला के एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। भाई अगर तुम्हारे पास ऐसे हो तो क्या तुम बोलोगे दो पाई बॉन्ड है? एक ही पाई बॉन्ड है ना। दो ऑर्बिटल्स के बीच एक पाई बॉन्ड बनता है, लोब्स चाहे जितने भी उसमें हो। ठीक है। हाँ सर ठीक है। ये ऐसे दिखाया था तुमको, ये बॉन्ड बनाने के बाद ऐसे ओरिएंटेड हो जाते हैं, याद है बीबीटी में? बीबीटी भी याद रिवाइज कर लेना। हाँ सर। हाँ, प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे तुमको बताई है, इसको याद रखें। सर वीबीटी में तो एंगल्स गलत मिल रहे थे ना, बॉन्ड एंगल्स। हाँ, लेकिन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। हाँ वैसे पाई बॉन्ड में तो एंगल वैसे भी नहीं आ रहा है, पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ सर। सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट करता है ना एंगल को। यस सर। हमने तो sp2 बता दिया है, कोई दिक्कत? अब इसके अंदर देखो, अगर कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा है तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? म्यू कितना आएगा बताओ? एक कार्बन और हाइड्रोजन का इधर आएगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन का इधर आएगा, इधर इस कार्बन हाइड्रोजन का इधर आएगा, इस कार्बन हाइड्रोजन का इधर आएगा, तो ये सब कैंसिल आउट हो गए, तो म्यू कितना हो गया? 0। इसी में अगर मैं एक जगह Cl लगा दूं, ठीक है, और इसके अपोजिट भी Cl लगा दूं, अब बताओ म्यू कितना आएगा? नॉट इक्वल टू 0 सर। अभी भी क्या है? 0 ही आएगा, अभी 0 ही क्या है। है? ऑपोजिट है। सॉरी। कैंसिल कर रहा है कि नहीं? आराम से देखो, यस सर 0 आएगा। है ना। इनको अगर तुमको थोड़ा सा एक जैसा रखना है तो यहाँ पे पीछे हम लोग एक डैश लगा देंगे, यहाँ पे 2 डैश, समझने के लिए कि ये एक जैसे हैं। जो कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इसका भी म्यू 0 है। जब कभी भी Cl अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों या कोई भी जो दो ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों, सर वो जो रोटेशन वगैरह लिखा था हमने, उसका अब भी यूज क्या है? अभी उसका कुछ यूज नहीं है। अभी क्या है कि उसका यूज कहीं पे आएगा, एक स्पेशल क्वेश्चन कभी कभी कुछ पूछेगा, जैसे हम लोग ने एलीन्स पढ़े हैं, एलीन्स में अगर पूछ दिया, बताओ क्या ये दोनों हाइड्रोजन्स एक प्लेन में है क्या? और ऑल दी 4 हाइड्रोजन्स इन सेम प्लेन? थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा इसमें, बताओ। यस सर। हाँ सर है। नहीं है, देखो इसको समझो कैसे है। अगर हाँ यहाँ, सर वो बीच वाले कार्बन के अराउंड रोटेट हो सकते हैं। हाँ, इसमें इसमें रूल क्या है, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी लॉकिंग है, यहाँ लॉक लगा है, यहाँ भी लॉक लगा है, दोनों जगह क्या लगा है? लॉक। तो यहाँ लॉक लगा है मतलब क्या है, हमें देखना है प्रॉपर तरीके से कि हाइड्रोजन किस पोजीशन पे क्या होंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, जब लॉकिंग अगर अल्टरनेट लॉकिंग हो, लगातार लॉकिंग अगर है, लगातार बीच में कहीं पे भी लॉकिंग छूटी नहीं है, सिर्फ जो है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तभी बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड लगातार हैं, डबल बॉन्ड अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट नहीं सॉरी कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो दो होंगे ये हम लेंगे एक प्लेन में, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये इस प्लेन में है तो ये वाले बताओ कहाँ होंगे? परपेंडिकुलर। अब इसकी इसकी कॉन्सेप्ट समझो कैसे, ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका मतलब समझो। ऑर्बिटल ज्योमेट्री। हाँ, ऑर्बिटल ज्योमेट्री से ये एक्सप्लेन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो हमने मान लिया ये जो प्लेन है हमारा, ये
एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अंदर वाली एक्सिस जेड है। तो बताओ अगर इस प्लेन पे लेना है तो ये वाले तीनों ऑर्बिटल कौन कौन से लेने पड़ेंगे सिग्मा वाले? बोलो जल्दी, क्या क्या लेना पड़ेगा? बोलो। इसका लेना पड़ेगा एस, पी एक्स और पी वाई। एग्री करते हो कि नहीं? क्या लेना पड़ेगा? एस, पी एक्स और पी वाई। तो फिर यहां इसका कौन सा बचेगा? पीजेड बचेगा कि नहीं? अगर इसका पीजेड लिया है तो गारंटेड इस वाले कार्बन का भी क्या लेना पड़ेगा? खाली जो बचा है हाइब्रिडाइज, पीजेड लेना पड़ेगा। अगर इसका पीजेड यहां ले लिया तो इसके पास देख लो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एसपी का, और इसके साथ सिग्मा बनाने के लिए इसको कौन सा ऑर्बिटल चाहिए बताओ? कौन सा चाहिए? पीएक्स चाहिए कि नहीं? इस वाले पीएक्स तो चाहिए दोनों तरफ, ये इस कार्बन का है, एस प्लस पीएक्स इसमें जाएगा। तो यहाँ पे पीजेड भी खाली है और इसके पास पीवाई भी खाली है। पीजेड को थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से बना देता हूँ, जिस एक्सिस पे दिखाया उस पे। ये है हमारा पीजेड, और इसका बच्चों खाली है पीवाई भी, इसके दो खाली है। इसका नाम क्या है? sp, इसका नाम क्या है? sp2, है ना। इस sp2 में s प्लस p, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत आसान है, दिखने में कॉम्प्लेक्स है, समझना आसान है इसको। इसमें भी क्या है? s प्लस पी एक्स। ध्यान से देखना। अब जो चौथा कार्बन बचा है, अगर इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो इसको भी तो यहाँ पे px वाला जरूर लाना पड़ेगा। अगर ये इसके साथ pz पहले ही ऑक्युपाई कर चुका है, इसके साथ बताओ, सॉरी ये वाला, अगर ये इसके साथ पहले से pz ऑक्युपाई कर चुका है तो बताओ इस वाले कार्बन के पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा बाकी है? py। इसका भी कौन सा लेना पड़ेगा फिर? py। अगर इसका py यहाँ पाई बॉन्ड में चला गया तो बताओ इसको गारंटेड अब जो ऑर्बिटल लेना पड़ेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, वो कौन से लेने पड़ेंगे? s, px और pz। जैसे ही ये pz लेगा बताओ ये दोनों क्या इस प्लेन पे रहेंगे? नो सर, नहीं रहेंगे ना। इसलिए बताओ ये क्या चारों हाइड्रोजन एक प्लेन पे होंगे? नहीं होंगे ना। तो ये ट्रिक थोड़ी सी आसान पड़ती है। क्या ट्रिक है? प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसे याद रखो, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन। कब लगाएंगे ये ट्रिक? जब अल्टरनेट क्या हो? कंटिन्यूस ना, कंटिन्यूअस। अल्टरनेट क्यों बोल रहा हूं मैं, सॉरी, कंटिन्यूअस। कंफ्यूज ना, कंटिन्यूअस बोल रहा हूं मैं, अल्टरनेट मेरा निकल जा रहा है बार बार। कंटिन्यूअस जो है क्या होने चाहिए? डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स स्पेसिफिक याद रखना, कौन सा होना चाहिए अल्टरनेट? डबल बॉन्ड। कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स। हाँ, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होंगे तब ये ट्रिक लगेगी। इसका एक्सप्लेनेशन कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी बताओ, नीचे जो कराया है फिर से समझाओ इसको, क्या कि समझ आ गया? सर वो जो आपने लिखा है वो सब नहीं समझा, वैसे समझ गया वो क्या लिखा है आपने, वो s प्लस पी एक्स। अरे वही तो मैंने भाई, ये जो तो डायग्राम मतलब ऑर्बिटल्स है, वो ऑर्बिटल्स कौन से मिक्स हुए हैं sp2 में ये बता रहा है। तभी तो तुमने कैसे पता किया यहाँ पे pz खाली है? कैसे पता किया बताओ? सर वो sp xpy यूज हो गए। हाँ, यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा ना कौन से यूज हुए हैं इसमें। भाई अगर ये मैं इस प्लेन पे दिखा रहा सर हूँ, पी वाई यूज हुआ है वो कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ये डायग्राम जो बनाया है ये इसमें डायरेक्शन दिखाई ना, एक्स वाई जेड दिखाई। हाँ, जेड अंदर की तरफ है तो ओके, वैसे हाँ समझा। एक मानना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। आप तुम बोलोगे कैसे भी करेंगे तो फिर तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, मान लेना है कि ये पहला वाला दो जो हाइड्रोजन है इस प्लेन पे है और इस प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन। तो बताओ एक्स वाई प्लेन है तो कौन कौन सा ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पे? एस पी एक्स पी वाई। एस पी एक्स पी वाई जो है ऑर्बिटल, ये चले गए हाइब्रिडाइजेशन में। तो बताओ अनहाइब्रिडाइज कौन सा बचा? बोलो। पीजेड। अगर अनहाइब्रिडाइज पीजेड बचा है तो गारंटेड बात है इसके पास अनहाइब्रिडाइज कौन सा यूज करना पड़ेगा? पीजेड ही यूज करना पड़ेगा ना इसके पास वाले का। अगर इसका पीजेड यूज किया तो ये एसपी है ना, इसके पास अनहाइब्रिडाइज कौन सा बचा होगा फिर? पीवाई, क्योंकि पीएक्स तो चला गया बॉन्डिंग में। क्यों? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो इस बेचारे को पीएक्स लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं सिग्मा वाला। ये कितने लोग को समझ में आ रहा है? यहाँ जो सिग्मा बन रहे हैं
इसमें इस वाले कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, sp, और अगर वो px की डायरेक्शन में है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है, तो गारंटेड बात है उसको px यूज करना पड़ा होगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। आसान है, सब वीवीटी पढ़ाए हो ना सब लोग ने। हाँ सर। हाँ तो बस, तो क्या मतलब है, क्या मैं ऐसे एलीन का एग्जांपल लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब कि ऐसे होता है और सर जी ये ऐसे होता है? बताओ क्या एक प्लेन में है? नो सर। हाँ, ये दो एक प्लेन में है ये दो और ये परपेंडिकुलर दो में। एक प्लेन में है, अदर प्लेन। बोलो समझ में आया? कोई हाँ दिक्कत? सर। अब बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 या नॉन जीरो? बोलो। नॉन जीरो सर। अरे दिमाग लगाओ, तुमने तो पढ़ा है कि नहीं सब? एक मिनट। ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, ये धरा हुआ है, ऐसे रखा है, ये समझ रहे हो कि नहीं? ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, इसको समझो थोड़ा। ये इस प्लेन पे रखा है, ये अंदर रखा है, अंदर। सर जीरो होगा। जीरो ही होगा ना? वेरी यस सर, गुड। जीरो आ रहे हैं। देखो भाई, क्यों क्या है कि वो बीच से जाएगा ना। कहाँ से जाएगा वो? बीच से जाएगा, इसका भी बीच से जाएगा। सर दोनों का नेट बीच में ही आ रहे हैं, हाँ, नीड बीच में आएगा भाई, तो ऐसा कैंसिल हो है। गया। समझा देता हूँ, रुको, फिर और तरीके हैं। ये प्लेन है, ये, अब ये अंदर वाली जो है वो जेड हो गई, और यहाँ पे कार्बन हो गए, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। और इसमें देखना, इसमें जो है ये प्लेन ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कैसे लाएं? चलो ऐसे ले आए, जो बाहर ही है, और ऊपर है इसके, और ये वाला इसी प्लेन पे है। तो ये जो ये ऊपर नीचे वाले दो हाइड्रोजन हैं, इनका भी जब हम लोग ले गए, इनका भी जब हम लोग लेंगे तो वो इसके क्या आएगा, बीच में आएगा। और इनका भी लेंगे तो कहाँ आएगा, बीच में। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, म्यू, इसलिए ये म्यू क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। ये ऊपर है और ये क्या है इस प्लेन के, ये एक्स जेड वाला अंदर प्लेन ले लिया, इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन। या ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे एक्स जेड प्लेन ये अंदर की तरफ है, और ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन पे आएगा। ओवरऑल क्या होना है, उसको कैंसिल ही होना है, इसके पास कोई दूसरा चारा है नहीं। समझ में आया? मिनट कितना होगा, मिनट जीरो कितने लोग को समझ में आया, जल्दी बताओ मुझे। समझे। समझा। हाँ, इस प्लेन पे देख रहे हो, ऐसे और ऐसे, ये जो अंदर बाहर है इनका भी तो बीच में आना है, और ये इसी प्लेन पे जो है इनका भी बीच में आना है, और एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि सब में सी एच बॉन्ड है। सी एच बॉन्ड है या बिल्कुल सिमेट्रिकल है, खाली थोड़ा सा डायरेक्शन का फर्क था, फिर भी जीरो आंसर आया। जल्दी से नोट करें इसको, इसमें बताना। बताओ एक ही प्लेन पे है कि अलग अलग प्लेन पे है? एक। बोलो, ट्रिक्स करना, प्लेन परपेंडिकुलर वाली, बोलो। बोलो 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 बोलो। एक ही प्लेन पे। परपेंडिकुलर नहीं नहीं, दिमाग लगाओ। है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन सर ये सेम प्लेन होगा, परपेंडिकुलर आया, फिर ये वाला प्लेन पे आ गया ना, ये मटेरियल प्लेन पे है, ये मटेरियल प्लेन पे है। इसका जो जो यहाँ पे पाई ऑर्बिटल आया वो परपेंडिकुलर था, फिर परपेंडिकुलर, यहाँ पे तो हाइड्रोजन था ही नहीं, यहाँ जो तीसरे नंबर पे आया। बॉन्ड के नीचे लिखना रहता है क्या प्लेन? हाँ, या फिर वो कार्बन के लिए लिख रहे हैं हम लोग प्लेन? देखो देखो, नहीं नहीं, सुनो तो, यहाँ से जो कनेक्शन है उसकी बात हो रही है,
पूरे के लिए बात हो रही है। ये अगर हमारे पास प्लेन पे है, ये पहला वाला, तो यह मतलब क्या है कि ये एक प्लेन में इतना एरिया है, इसके जो बाद का एरिया आएगा वो परपेंडिकुलर में जाएगा, फिर हाँ इसके जो सर। बाद में आएगा वो प्लेन पे आएगा। तो इसलिए तुम बॉन्ड के नीचे लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा, तुमको आसानी हो जाएगी। इससे कनेक्टेड चीजों पे बात हो रही है। ये प्लेन पे आया, इसके अगला वाला जो आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा, बॉन्ड से मतलब आ रहा है। फिर यहाँ पे जो आएगा फिर से प्लेन पे आएगा, ये एक प्लेन पे आया। अच्छा, इसमें अगर तुम बात करो थोड़ा लॉजिक की, तो अगर मान लो इसका जो है पीजेड लिया होगा, इसका इसके साथ पीजेड लिया होगा, इसका इसके साथ पीवाई लिया होगा, तो इसका भी क्या लिया होगा, पीवाई। अब इसका पीजेड बचा होगा तो इसका पीजेड लेंगे। बताओ पीजेड पीजेड आ गया कि नहीं आ गया? हाँ अगर पीजेड पीजेड आ गया तो जाहिर सी बात है इसमें क्या लिए होंगे, पीएक्स पीवाई और एस। इसमें भी क्या लिए होंगे, पीएक्स पीवाई और एस। तो देखो अगर पीएक्स पीवाई और एस दोनों तरफ आ रहा है तो आंसर एकदम सही आएगा। तो इतना बड़ा टफ करना नहीं है, ये वाली ट्रिक याद रखो। पहला पहला जो कनेक्शन होगा वो प्लेन पे होगा, दूसरा जो कनेक्शन होगा परपेंडिकुलर पे होगा, तीसरा कनेक्शन जो होगा वो प्लेन पे होगा। तो प्लेन फिर सर परपेंडिकुलर। अगर लॉकिंग नहीं होगी तो हम लोग बता नहीं सकते ना म्यू क्या नहीं, होगा। तब नहीं तब बता कैसे सकते, तब ऐसे ही बता सकते हो। ये वाला जो है एस पी एक्स वाले से बता सकते हो, पूरा करके देखना पड़ेगा, तो फिर ट्रिक नहीं लंबा। सर, इसमें तो लॉकिंग है ना, लॉकिंग नहीं होगी तो नहीं बता सकते। हाँ, जैसे अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये तो कहाँ बता पाओगे, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, तो नॉन प्लेनर हो जाएगा वैसे भी। अब ये कहाँ एक प्लेन पे है, क्या एक प्लेन पे है ये तो sp3 है बच्चे, ये प्लेन पे तो हो ही नहीं सकते, इसलिए तो ये पूछेगा ही नहीं। ये वाला तभी पूछता है जब एलीन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर पाई बॉन्ड्स जो है 2 से ज्यादा होते हैं, लगातार 3 4 ऐसे। समझ आया? यस सर। ऊपर से नोट, ऊपर से नोट कर लो जिसका नहीं हुआ है। सिंपल लॉजिक है यार, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन, इतना याद रखना तो हो जाएगा तुम्हारा काम। डन। बोलो, कोई दिक्कत हो रही है क्या? बताओ प्लेन नो पर सर। प्लेन से करोगे कि ऐसे लंबा वाला करोगे? प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन से करना, ठीक है? तब वही इजी है। इजी है ना, उसको लॉजिक वही है सर उसी से तो डिराइव हुआ है। हाँ, तो उसमें कोई घुसने की जरूरत नहीं है, जब डिराइव कर लिया तो इसका यूज करना है, फिर कोई जादू थोड़ा ना है, उसके पीछे ही आ रहा है वो लॉजिक। तो इसलिए हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है ऐसे, और इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा बताओ, इसका म्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा। यस सर। अब हमने जो लिया है सी डबल बॉन्ड सी, अगर इसमें दो ग्रुप एक जैसे एक साइड हो, दो ग्रुप एक जैसे एक साइड हो, हाँ, तो उसको बोलते हैं थोड़ा सा ऊपर खींचे ना, क्या? थोड़ा सा ऊपर खींचे ना। अच्छा, कौन सा वाला बताओ, कौन सा वाला, यही वाला? हाँ सर, ये वाला, 1 मिनट। देखो जिस बच्चे को ये डाउट है सर प्लेन कहाँ पे लिखना है, उसका मतलब ये है इस कार्बन से जुड़ा जो मटेरियल है नेक्स्ट वाला वो प्लेन पे है, फिर इस कार्बन जुड़ा मटेरियल जो दूसरा है वो प्लेन पे है, ऐसे करके। तो प्लेन फिर परपेंडिकुलर फिर प्लेन। इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन अगर एक प्लेन में थे तो जो तीसरे नंबर पे आएगा वो भी इसी प्लेन पे होंगे, इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे नहीं है।
आसान है बढ़िया ना? सर, थैंक सर यू। वो जो सेकंड नंबर वाला सी है वो प्लेन पे होगा कि परपेंडिकुलर पे? अरे सी तो सारे लाइन में है ना, सी लाइन में है बच्चे। हाँ सॉरी, इसके ऑर्बिटल देखो, सुनो सुनो, अब तुमको दिखाना ही पड़ेगा क्या प्लेन क्या परपेंडिकुलर, तुम समझ नहीं पा रहे हो। सुनो यहाँ पे दूसरा कलर लेता हूँ मैं, फिर समझो। नहीं सर वो समझ में आया, वो एच प्लेन पे होंगे और सी लाइन हाँ में ये रहेगा, वो सुनो भी ना, प्लेन में। सुनो ना, यहाँ पे तो कनेक्शन ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा वाला, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये वाला ऑर्बिटल। लेकिन जो हाँ ये सर। कार्बन जो आया है, अगर इसके साथ हाइड्रोजन होता, मान लो यहाँ से अगर हटा देते इसको, इसको अगर गायब कर देते, तो फिर दोनों जो हाइड्रोजन आते वो प्लेन पे होते कि नहीं होते, ये इनके बारे में बोलता है। ये प्लेन पे होते ना, पहला नंबर पे क्या आएगा, प्लेन। तो प्लेन पे है कि नहीं है दोनों, ये बताओ। हाँ सर। अगर ये नहीं है तो छोड़ो, फिर आ जाओ परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे आया होता तो अभी दिखाया तो क्या होता, परपेंडिकुलर। ये बोल रहा है ये थोड़ा डीप है जो समझना चाहते हो तुम। ये जो है ये ट्रिक है, ट्रिक जो काम करती है वो ट्रिक से ही काम करती है, उसमें लॉजिक एकदम से तुमको दिखेगा नहीं, उसको समझना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे जो आ रहा है, ये वाला किस पे आ रहा है, प्लेन पे, इसलिए बीच वाला जो आया तुम्हारा प्लेन, फिर परपेंडिकुलर, और ये वाला पूरा मटेरियल प्लेन। तो पाई बॉन्ड्स के नीचे लिख दोगे, इसका मतलब क्या है, इससे जो कनेक्शन आगे है वो प्लेन पे, इस पे प्लेन लिखा मतलब है, आगे का कनेक्शन प्लेन पे प्लेन रहेगा। पे। यहाँ कनेक्शन है ही नहीं, यहाँ तो सिंगल लाइन में है ना, एसपी है तो सीधी लाइन में है ये तीनों, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको छोड़ दोगे लिखना तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन। इसमें मतलब अगर परपेंडिकुलर पे रुक गए, मान लो ये नहीं दिया होता, यहाँ पे एच लगे होते, तो आंसर सही आता कि नहीं परपेंडिकुलर से आता सर। हाँ, इसके लिए वो लिखा जाता है। अब अगर तुम यहाँ पे बोलो कि सर हमको यहाँ तक नहीं चाहिए, हमको थोड़ा और करना है, तो बोलेंगे ठीक है करो। बताओ प्लेन होगा कि परपेंडिकुलर होगा ये वाला, बोलो। परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा। हाँ, तो तुमने एक चीज देखा होगा, ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है अगर मैं इनकी गिनती करूं, तो अगर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, सॉरी 2 डबल बॉन्ड जब होते हैं तो कैसा आता है, परपेंडिकुलर। और जब 4 हो जाते हैं कार्बन और 3 हो जाते हैं डबल बॉन्ड, तो कैसा आ जाता है, प्लेन। ऐसे करके अगर मैं ऑड इवन वाला भी चला दूं एक ट्रिक, तो वो भी सही है ना, हाँ सर। उससे भी याद रख सकते हो, उससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऑड पे क्या आ रहा है, प्लेन। इवन पे क्या आ रहा है, इवन डबल बॉन्ड्स पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। ऑड पे क्या आ रहा है, प्लेन। इवन पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो कौन सा वाला ट्रिक याद रखोगे, कोई सा भी, सब चलेगा। हाँ सर। ठीक है, ऐसे भी याद रख लो, तो ट्रिक बनानी है, तुम कैसे भी याद रख लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लॉजिक जो है वो एक ही है, एसपीएक्स वाला लॉजिक है, उसके अलावा कुछ नहीं लॉजिक है, बाकी सब ट्रिक है। सर आप वो ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म फिर से बता सकते हो? हाँ, सिस और ट्रांस जो बता रहा था उसको थोड़ा सुन लो। अगर मान लो हमारे पास दो एक टाइप के ग्रुप एक तरफ हों, ऐसे इसको बाइफरकेट करना है बीच से, और ये नीचे वाले दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, तो इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। ये सेम भी हो सकते हैं, चारों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तब भी चलेगा। लेकिन अगर ऐसा है, मान लो एक हाइड्रोजन इधर लगाया और यहाँ पे इधर जो है हमने क्या कर दिया, जो दूसरा जो है यहाँ पे आर लगा दिया, यहाँ पे आर लगा दिया। जब ऐसा हो जाता है हमारे पास, तो क्या है, हमारे पास थोड़ा सा जगह बदल गई, हमारे ग्रुप जो है वो एक साइड में नहीं है, ये अलग अलग साइड में ग्रुप है। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर तो हमारे ये आर रैंडम कोई भी ग्रुप है ना? कोई भी आर ग्रुप की जगह सीएल भी ले सकते हो, या इथाइल ग्रुप ले सकते हो, CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप ले सकते हो। आर ऐसे बस एक ग्रुप के लिए लगा दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर इस जो लाइन है इसके दोनों तरफ के जो ग्रुप हैं वो एक जैसे हों तो हमारा सिस फॉर्म होगा, अलग अलग होंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्म होगा। इतना सा याद रखना है बस, सिस और ट्रांस। बाकी इस चीज को आइसोमरिज्म में इसके पीछे की और जो पूरी कहानी है वो सुननी पड़ेगी तुम्हें, अभी के लिए इतना याद रखो, सिंपल तरीके से बता दिया है। ऐसे तोड़ना है, अगर एक तरफ सेम ग्रुप है तो सिस फॉर्म, अगर जो सेम टाइप के ग्रुप है वो अलग अलग तरफ है तो ट्रांसफॉर्म।
जैसे हमने ले लिया ये ऐसे, और हमने ले लिया ये ऐसे, तो बताओ कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है? सर ऊपर वाला सिस है और नीचे वाला ट्रांस। हाँ ये भी कह सकते हैं। अच्छा ये बताओ ये जो हमने क्या कहते हैं इसके अंदर निकाला था, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तुमको बोलूं डाइपोल मोमेंट, तो सबसे पहला लिया था, इसके अंदर क्या आया था 0, और अगर यहाँ पे हमने डाइपोल मोमेंट लिया है तो इसके अंदर क्या डाइपोल मोमेंट आया था 0 आया था। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट के जो वेक्टर्स हैं उनको कट करना हमको बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ देखूं सी और आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देना पड़ेगा। सी सीएल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, इधर इधर, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट 0। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, सी और सीएल में इधर आएगा, सी सीएल में इधर आएगा, तो इनका डाउनवर्ड्स कुछ समेशन आ जाएगा। और अगर मुझे इस तरीके से दिया है, पर सेकंड वाले में तो एक तरफ CH और दूसरी तरफ CL है, तो उसमें तो आएगा ना डाइपोल थोड़ा। हाँ उसमें आएगा, इसमें इसमें एक तरफ सीएल है और कैंसिल नहीं हो गया, एच है ना बच्चे, एक तरफ एच है, ये भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे अगर देखो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा बताओ, अब नहीं कैंसिल होगा वो ना, ऐड अप हो जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, तो सारा सारा ऐड हो जाएगा ना, इसका भी ऐड होगा, इसका भी ऐड होगा, और म्यूनिट क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, सिंपल है, वेक्टर क्वांटिटी देखनी है और उसको सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से देखना है। सर हमें कभी भी ऐसा वैल्यू फाइंड करने नहीं आएगा सर? कुछ नहीं आएगा तुम्हें, डायरेक्शन वगैरह नहीं आएगा तुम्हें, सिर्फ डायरेक्शन देख के सॉल्व करना आएगा। काफी आसान होते हैं सवाल, मैं असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें दिए नहीं है क्या, देखा नहीं तुमने अभी तक? चलो भेजता हूँ, आज देख लेना। कितने असाइनमेंट दे चुका हूँ अभी बताओ? 3 ही भेजे। चौथा भेज देता हूँ मेरे को। इसके बाद और क्लास है तुम्हारी कि नहीं? सर आपने हमारे ग्रुप पे असाइनमेंट 2, 3 और 4 भेजा, फर्स्ट वाला भी भेज देंगे क्या? नोट्स भी भेज देंगे। फर्स्ट वाला नहीं भेजा तुम्हारे ग्रुप पे, कौन सा ग्रुप नाम नो बताओ? सर हमारे पे भी नहीं भेजा। सर नॉन एंटी पनवेल नहीं भेजा, वन नॉन एंटी सिलवर्स कारगर वाले पे। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ इसको अटेम्प्ट करो। उसमें सबमिशन कहाँ किया है, एक अलग से ग्रुप बनाया था तुम्हारा ना? हाँ सर। तो सबमिट नहीं किया तुम लोगों ने? कितने लोग ने सबमिट किया है? 10 लोग ने मैक्सिमम, ज्यादा लोग ने तो नहीं किया है यार। कर दोगे आज? कब करोगे, टाइम लगेगा? कल तक। ठीक है, असाइनमेंट भेजता हूँ मैं, नोट्स भी भेज दूंगा। चलो बाय बाय। हाँ क्लास है इसके बाद? यस सर। जिसके एग्जाम के बाद भेजना। ओके।